Hello everyone, welcome to my YouTube channel Way to Physics. This is my first video and here I will be solving GATE physics papers from the last previous 10 years. Okay, as the GATE exam is on 12th Feb. So let's start this new journey and please subscribe my channel. Comment below for another exam if you want videos. Okay, so let's start for the first, that is GATE physics 2011 solved paper. Okay. In part 1, here I will be providing 15 questions, first 15 questions, okay? This is the series. Now let's start. This is the first question here. As it is known that two matrices A and B are said to be similar matrix, P equals to P inverse AP for some invertible matrix P, ठीक है? This is itself the definition for similar matrix. राइट ये हमारी डेफिनेशन दी हुई है और हमें बोला है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू। यहाँ पे फोकस करो, लिखा है नॉट ट्रू। ओके, अब देखो जो सिमिलर मैट्रिक्स होता है उसकी प्रॉपर्टीज क्या क्या होती है हमारे पास। सिमिलर मैट्रिक्स, ओके, दीज आर, दैट इज डिटर्मिनेंट हमारा सेम होता है। डिटर्मिनेंट, लेट्स से A and B are similar matrix, then determinant of A is equals to determinant of B. Okay, रैंक हमारी सेम होती है, आइगन वैल्यू सेम होती है, ओके, और ट्रेस भी सेम होता है। अब देखो डिटर्मिनेंट और ट्रेस सेम होता है। ट्रेस क्या होता है, हमारा आइगन वैल्यूज का सम भी बोलते हैं। जैसे अगर हमारे पास A क्रॉस मैट्रिक्स है, A 2 क्रॉस 2 मैट्रिक्स है, ठीक है, तो यहाँ पे इसकी आइगन वैल्यूज लेते हैं हम λ1 प्लस λ2, ये हमारे पास ट्रेस हुआ। और डिटर्मिनेंट क्या होगा, λ1 इंटू λ2, ठीक है। तो ये सब चीजें हैं हमारी। अब लेकिन अगर आइगन वैल्यू सेम है तो इसका मतलब ये नहीं है कि हमारी आइगन वेक्टर्स भी सेम होंगे, ठीक है। आइगन वैल्यूज सेम है बट कुछ कुछ ऐसी भी होती है जिसमें हमारी आइगन वैल्यू सेम होते हुए भी आइगन वेक्टर्स डिफरेंट होते हैं, राइट। तो दिस इज द फॉर नॉट ट्रू, हमारा सी ऑप्शन करेक्ट है। Okay, so the correct option is C option. Now let's move to the next question. If a force is derivable from potential function VR, where R is the distance from origin of coordinate system, it follows that. देखो क्या बोला, फोर्स इज डेरिवेबल फ्रॉम पोटेंशियल फंक्शन, मतलब कि फोर्स जो है वो डेरिवेबल है फ्रॉम पोटेंशियल फंक्शन, मतलब पोटेंशियल फंक्शन का डेरिवेबल है आर के रिस्पेक्ट में, ठीक है। अब ये हमारी सिचुएशन कब होती है, जब हमारे पास फोर्स जो है वो क्या हो, कंजर्वेटिव इन नेचर, ठीक है। फोर्स हमारे पास कंजर्वेटिव इन नेचर हो, और कंजर्वेटिव होने का मतलब क्या है कि जो हमारा क्रॉस प्रोडक्ट है वो 0 आता है, ठीक है। तो देखो क्वेश्चन में ही है ये चीजें, है ना, ये तो डायरेक्ट क्वेश्चन है। तो ये है हमारे पास ए पार्ट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। Next question is that the quantum mechanical operator for the momentum of particle moving in one dimension is given by, ठीक है। अब देखो हमारे पास ऑपरेटर्स क्या क्या होते हैं। जो क्वांटम ऑपरेटर्स होता है, ये भी देखो डायरेक्ट क्वेश्चन है। नॉर्मली हम ये लेते हैं h बाय आयोटा डेल बाय डेल x, अगर ये px के लिए, ठीक है। तो देखो ये क्या होगा हमारे पास, माइनस आयोटा जब हमारा ऊपर जाएगा तो ये माइनस में आ जाएगा, आयोटा h कट डेल बाय डेल x, ठीक है। जैसे कि इसमें हमारा बी ऑप्शन करेक्ट हो गया। लेकिन देखो फर्दर ये वाला देखो, अगर यहाँ पे नेगेटिव होता, ए वाले में क्या है नेगेटिव, पॉजिटिव है, इसकी वजह से ये इनकरेक्ट है। और जो ये आयोटा h कट डेल बाय डेल टी है, ठीक है, ये हमारा होता है एनर्जी के लिए, ठीक है। तो देखो हम साथ साथ करते जाएंगे, जितना भी हमें मिलता है हम साथ साथ करते हैं, ठीक है। तो अब ये देखो एनर्जी के लिए हमारे पास होता है आयोटा h का डेल बाय डेल टी, जहां पे ये क्या होता है हमारे पास टाइम डिपेंडेंट होती है, ठीक है, ये होती है हमारे पास टाइम डिपेंडेंट। और अगर टाइम इंडिपेंडेंट है तो उसके लिए हम फर्दर कैसे लिखते हैं, दैट इज पी स्क्वायर बाय 2m प्लस वी, पोटेंशियल काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी के लिए हमारे पास क्या होता है पी स्क्वायर बाय 2m। तो ऐसे ही अगर हम 1/2m और पी स्क्वायर का जो ऑपरेटर है उसका हम स्क्वायर करते हैं तो ये कितना बनता है आपके पास, दिस विल बी कम्स आउट टू बी दैट इज
माइनस एच कट स्क्वायर, आयोटा स्क्वायर क्या होगा हमारे पास, माइनस का तो देखो इसका माइनस का तो ये प्लस हो जाएगा, बट जो आयोटा स्क्वायर होगा वो नेगेटिव बन जाएगा, है ना। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू कितनी होती है हमारे पास, -1, राइट। तो ये कितना बना हमारे पास एनर्जी के लिए, माइनस एच कट स्क्वायर बाई 2m डेल बाय डेल एक्स, ठीक है, ये ई एक्स के लिए। अब और क्या होते हैं हमारे पास, और फर्दर देखो, जैसे अगर हम इसका बोलते हैं, ये हाँ टाइम डिपेंडेंट हो गया, और ये वाला हमारा कब होता है, जब टाइम इंडिपेंडेंट होता है, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, a Carnot cycle operates on a working substance between two reservoirs at temperature T1 and T2 with T1 greater than T2. During each cycle, an amount of heat Q1 is extracted from the reservoir at T1 and amount of Q2 is delivered to reservoir at T2. Which of the following statement is incorrect? ठीक है, incorrect as well बोला है। अब देखो कार्नोट साइकिल में हमारे पास क्या होता है, सोर्स, वर्किंग सब्सटेंस एंड देन सिंक। ये होता है हमारे पास सोर्स, ये होता है हमारे पास सिंक, और ये होता है हमारे पास वर्किंग सब्सटेंस, ठीक है। यहां से हमारी कितनी एक्सट्रैक्ट होती है, Q1, और कितनी प्रोवाइड होती है सिंक को, Q2, T1 टेम्परेचर पे, T2 पे। और इसको हम फर्दर ये भी बोल सकते हैं, जो हमारे पास T2 टेम्परेचर होता है, ठीक है, ये वाला होता है हमारे पास हॉट टेम्परेचर, और ये कोल्ड। क्योंकि जब अगर हमारी हीट जो है, ये कब चलते हैं हमारे, हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर पे चलता है ना। तो जब हमारा ये चीज चलेगा, अब क्या होगा, यहाँ पे कम हो जाएगी, है ना, तो ये कोल्ड हो जाएगा, ठीक है। तो इसके उसमें हमारा ये चीज आती है, ठीक है। और फर्दर अब वर्क डन हमारा जो होता है, ये होता है Q1 माइनस Q2, ठीक है। और जो हम एफिशिएंसी लेते हैं, ईटा हम इसको बोलते हैं, वो हमारे पास होता है वर्क डन डिवाइडेड बाय Q1, ठीक है। अब इसकी वैल्यू यहाँ पे रखते हैं, तो ये कितना बनता है, 1 माइनस Q2 बाई Q1। और यही हमारा सेम होता है सिर्फ कार्नोट साइकिल के लिए, 1 माइनस T2 बाई T1। मतलब कि इन दोनों रिलेशन से क्या होगा हमारे पास, Q2 बाई Q1 इक्वल्स टू T2 बाई T1, ठीक है। अब देखो ए भी करेक्ट है हमारा, मतलब ए भी आंसर है इसमें, ठीक है, बी भी है। अब एंट्रोपी, एंट्रोपी क्या होता है, देखो अगर हमारी हीट इस सोर्स से सिंक में ट्रांसफर हो रही है, ठीक है, बोला है हॉटर रिजर्वॉयर के लिए, तो यहाँ पे क्या होगा आपका, जैसे जैसे जाएगी हमारी एंट्रोपी क्या होगी, डिक्रीज होगी, है ना। लेकिन यूनिवर्स में कार्नोट साइकिल क्या है, एक हमारी रिवर्सिबल साइकिल है, ठीक है। तो रिवर्सिबल साइकिल में क्या होता है हमारा, जितना जैसे किसी भी ऑब्जेक्ट से हम वो रिवर्स में गेन कर सकते हैं, ठीक है, तो मतलब हमारा लॉस नहीं होता है वहां पे। तो इसलिए हमारी जो एंट्रोपी ऑफ यूनिवर्स है, वो चेंज हमारा कितना रहेगा, 0 रहेगा, ठीक है। तो ये इसका मतलब हमारा जो इनकरेक्ट ऑप्शन है, वो डी ऑप्शन इनकरेक्ट है। ओके, तो आंसर है हमारे पास डी ऑप्शन। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, in a first order phase transition at the transition temperature specific heat of system is, ठीक है। अब देखो इसमें क्या होता है, ट्रांजिशन, सबसे पहले देखो इसमें ना मैं आपको एक टेबल बताती हूँ ताकि कभी भी कंफ्यूजन ना हो। लेट मी ड्रॉ फर्स्ट, ठीक है। ठीक है, यहाँ पे हम लिखते हैं फ्रॉम, और ये टू, सॉलिड, लिक्विड, गैस, ठीक है, सॉलिड, लिक्विड, गैस। अब देखो सॉलिड से लिक्विड जाने का क्या तरीका है हमारे पास, मेल्टिंग, और सॉलिड से गैस वेपराइजेशन, ठीक है। लिक्विड से सॉलिड हमारे पास फ्रीजिंग, और लिक्विड से गैस हमारे पास, सॉरी,
सॉलिड से गैस में हमारा आएगा सब्लिमेशन। ठीक है, एक मिनट। सब्लिमेशन। और लिक्विड से गैस में वेपराइजेशन, क्योंकि लिक्विड के ही वेपर्स बनेंगे ना हमारे, जो गैस में टर्न्स हो जाते हैं। ठीक है, और गैस से अगर सॉलिड में आना है हमें तो डिपोजिशन। ठीक है, पार्टिकल्स को डिपोजिट करेंगे। और गैस से लिक्विड में जाने के लिए कंडेंसेशन। ठीक है, तो ये कुछ प्रोसेसेस होती हैं। अब देखो फर्स्ट ऑर्डर में क्या होता है। फर्स्ट ऑर्डर में हमारे पास होल्ड ऑन, देखो फर्स्ट ऑर्डर। ठीक है, फर्स्ट ऑर्डर में हमारे पास जो स्पेसिफिक, देखो स्पेसिफिक हीट क्या होती है। स्पेसिफिक हीट हमारी दोनों ही डिसकॉन्टिन्यूस, हमारी दोनों में ही क्या होती है, ये हमारी डाइवर्जेस होती है। ठीक है, फॉर बोथ ट्रांजिशंस, डाइवर्जेस फॉर बोथ ट्रांजिशंस। एंड ट्रांजिशंस मतलब फर्स्ट ऑर्डर फेज ट्रांजिशन और सेकेंड ऑर्डर फेज ट्रांजिशन। ठीक है, इसका ये मतलब है। अब जो एंट्रोपी होती है, ठीक है, इसका कुछ ग्राफ ऐसे आता है हमारे पास, एस टी। ये हमारी फर्स्ट ऑर्डर के लिए क्या होती है, डिसकॉन्टिन्यूस होती है। ठीक है, फर्स्ट ऑर्डर। और सेकेंड ऑर्डर के लिए क्या होती है, ये कॉन्टिन्यूस आती है। तो अब देखिए कौन सा ऑप्शन मैच होता है हमारे पास। रिमेन्स, डाइवर्जेस एंड इट्स एंट्रोपी हैज फाइनाइट डिसकॉन्टिन्यूटी। ठीक है, किसके लिए बोला है, फर्स्ट के लिए बोला है ना, तो फर्स्ट में हमारे पास यही सिचुएशन आती है। ठीक है, एंट्रोपी हमारी डिसकॉन्टिन्यूटी दिखाती है। अब देखो डाइवर्ज होता है, अनचेंज्ड भी नहीं है, तो फिर ये हमारा बी ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है, अब फर्दर हम देखते हैं सिक्स्थ क्वेश्चन। सिक्स्थ क्वेश्चन है सेमी एम्पेरिकल मास फॉर्मूला फॉर बाइंडिंग एनर्जी ऑफ न्यूक्लियस कंटेन्स अ सरफेस करेक्शन टर्म। दिस टर्म डिपेंड्स ऑन द मास नंबर ऑफ न्यूक्लियस एज। ठीक है, अब देखो जो हमारे पास सेमी एम्पेरिकल मास फॉर्मूला होता है वो हम पूरा ही लिख लेते हैं, ताकि याद भी हो जाए, रिवाइज भी हो जाए और कंफ्यूजन भी ना हो। तो देखो दिस विल बी ए वी ए माइनस ए एस ए 2 raised to power 3 by a raised to power 2 by 3, then इसके बाद ए सी z square divided by a raised to power 1 by 3 minus a minus 2z whole square divided by a plus minus del a z। ठीक है, ये हमारा होता है वॉल्यूम करेक्शन, ये होता है सरफेस करेक्शन, ये होता है ए सी है ना हमारे पास, एसिमेट्री, ए एस बोलते हैं हम इसको, वैसे ए एस भी लिख सकते हो, एसिमेट्री। ठीक है, और ये होता है हमारे पास कूलम्स के लिए, सॉरी इनवर्स हो गया है, ये हमारा कूलम के लिए होता है ए सी एज इट इज, और ये हमारा एसिमेट्री के लिए होता है। ठीक है, ए क्योंकि ये हमारा टर्म ऐसे ही है ना, और प्लस माइनस डेल ये होता है हमारा पैरिटी के लिए। ठीक है, अब देखो डेल की भी कंडीशन होती है हमारे पास, इसकी वैल्यूज क्या होंगी, या तो प्लस डेल या जीरो या माइनस डेल नॉट। ये प्लस कब होगी, जब हमारा ए और जेड दोनों क्या हो, इवन हो। ठीक है, और इसमें क्या होगा, ए ऑड होगा, और यहाँ पे माइनस तब होगा जब ए जेड दोनों हमारा ऑड हो। ठीक है, ये सिचुएशंस है। अब देखो इसमें कौन सा आंसर मैच कर रहा है, हमें बोला है सरफेस करेक्शन बोला है, तो सरफेस करेक्शन ये वाला होता है।
ठीक है, इसका मतलब 2/3, सी ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है, नेक्स्ट सेवेंथ क्वेश्चन ओके, देखिए, the population inversion in a two-level laser diagram cannot be achieved by optical pumping because, ठीक है, क्या होता है हमारे पास, rate of upward transition equal to rate of downward transition, और या फिर जो हम बोलते हैं n2 इक्वल्स टू n1 आ गया। ठीक है, तो इसकी वजह से क्या होता है, दैट इज देयर इज नो ऑप्टिकल पंपिंग। ठीक है, देयर इज नो ऑप्टिकल पंपिंग, तो ये हमारा ए ऑप्शन करेक्ट आ गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 8th क्वेश्चन। अब देखो ये भी डायरेक्ट क्वेश्चन है, टेम्परेचर डिपेंड्स ऑन मैग्नेटिक ससेप्टेबिलिटी ऑफ फेरोमैग्नेटिक। ठीक है, तो फेरोमैग्नेटिक के लिए हमारे पास क्या होती है, फेरोमैग्नेटिक के लिए हमारे पास होती है ससेप्टेबिलिटी C डिवाइडेड बाई T माइनस TC वेयर T इज ग्रेटर देन TC। ठीक है, ये भी देखो डायरेक्ट फॉर्मूला वाला क्वेश्चन है, विच मैचेस बी ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट वन इज 9th क्वेश्चन, दिस इज ऑल्सो डायरेक्ट क्वेश्चन, द ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ एनर्जी गैप ऑफ टिपिकल सेमीकंडक्टर। टिपिकल सेमीकंडक्टर के लिए हमारे पास 1 MeV आता है। ठीक है, मिली इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। ठीक है, अब देखिए ये क्वेश्चन था हमारे पास, 9th क्वेश्चन है ना। अब इसके बाद अच्छा एक और देखो, एक और चीज कर सकते हो, फेरोमैग्नेटिक के लिए हम इसमें ग्राफ भी बता देते हैं आपको। दिस विल बी साई टी, ये टेम्परेचर और ये ऐसे, ये हमारा क्रिटिकल टेम्परेचर। ठीक है, ये फेरोमैग्नेटिक के लिए होता है। अब देखो इसमें क्या था, ये वाला डायरेक्ट था। ठीक है, ये क्या है हमारे पास, किटल में भी दिया हुआ है क्वेश्चन, चार्ल्स किटल्स में। ठीक है, अब देखो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट फॉर कॉमन एमीटर एम्पलीफायर सर्किट। ठीक है, अब देखो इसके लिए क्या होता है, कॉमन एमीटर। सबसे पहले हम ये देखते हैं कॉमन बेस, ठीक है, कॉमन एमीटर और कॉमन कलेक्टर। इनमें क्या होता है, इनपुट और आउटपुट हमारे कैसे होते हैं। कॉमन बेस है मतलब बेस कॉमन है। ठीक है, और हमारा कॉमन बेस है मतलब बेस कॉमन कैसे आएगा, इनपुट हम इसी से देंगे और एमीटर को, अच्छा नहीं ठीक है, जब मतलब हमें अगर बेस कॉमन लेना है ना, तो कॉमन के लिए तो यही आएगा, बीच में आएगा जो कॉमन वाला लिख देते हैं ये। ठीक है, बेस कॉमन, एमीटर कॉमन, कलेक्टर कॉमन। अब अगर बेस कॉमन है तो एमीटर से कलेक्टर में आउटपुट जाएगा। ठीक है, अगर या तो आपके पास मोस्टली कलेक्टर से ही आउटपुट जाता है। ठीक है, अगर कॉमन है तो फिर इसमें हमारा एमीटर से आउटपुट जाता है, वरना कलेक्टर से ही जाएगा। ठीक है, और ऐसे ही यहाँ पर अब देखो क्या बचा, बेस बचा, बेस में इनपुट आ गया, यहाँ पे भी हमारा बेस में इनपुट आ गया। ठीक है, ज्यादातर हम बेस को इनपुट के लिए रखते हैं और कलेक्टर को आउटपुट के लिए रखते हैं। अब देखो इसकी कॉन्फ़िगरेशन कैसी होती है हमारे पास, कॉमन वाली, इसमें क्या होता है, ठीक है, ये इनपुट, क्योंकि हमें कौन सा बोला, कॉमन एमीटर वाला, तो एमीटर में बेस इनपुट और कलेक्टर आउटपुट, और यहां से हमारा आउटपुट। ठीक है, ये VC कलेक्टर वोल्टेज, RC RB कलेक्टर रेजिस्टेंस और बेस रेजिस्टेंस। ठीक है, अब देखो ये जो होगा हमारा, ये फॉरवर्ड बाइज्ड होता है और ये वाला हमारा रिवर्स में आता है, तो जो हमारा इसका ट्रांजिशन फेज शिफ्ट होता है वो 180 डिग्री का आता है। ठीक है, 180 डिग्री फेज शिफ्ट होता है, और आउटपुट हमारा कहाँ से आता है, कलेक्टर से आता है। ठीक है, तो करेक्ट वन कौन सा, आउटपुट इज टेकन फ्रॉम, नहीं ये एमीटर रॉन्ग है, कलेक्टर आना चाहिए। देयर इज 180 डिग्री फेज शिफ्ट, यस इट इज करेक्ट, फेज शिफ्ट होता है, और पी नहीं, दोनों हमारे फॉरवर्ड नहीं होते, एक फॉरवर्ड होता है एक रिवर्स होता है। ठीक है, तो जो हमारा बी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट वन 11th, देखो 3x3 मैट्रिक्स एज एलिमेंट्स। देखो इसमें सिर्फ ट्रिक्स लगानी है, ट्रिक्स भी नहीं बोल सकते हम वो, क्योंकि फॉर्मूला बेस्ड ही है। क्या है हमारे पास, ट्रेस गिवन है 11। ठीक है, और कितनी है, 3x3 मैट्रिक्स है, और डिटर्मिनेंट कितना गिवन है हमारे पास, 36। अब आइगन वैल्यूज क्या है हमारी, सारी पॉजिटिव है, और हमें लार्ज आइगन वैल्यू बतानी है।
तो 3 हमारी आइगन वैल्यूज होंगी जिसको हम λ1, λ2, λ3 लेते हैं, दैट विल बी 11 एंड λ1, λ2, λ3 क्रॉस प्रोडक्ट हमारा 36। ठीक है, अब देखो हमारे कॉम्बिनेशन क्या क्या बन सकते हैं। 6 6 1 ये कॉम्बिनेशन बन रहा है 36 के लिए, बट हमारा एडिशन ये कितना आता है 13, तो ये पॉसिबल नहीं है। ठीक है, फिर 6, अब हम इस 6 के अगर फैक्टर्स में करते हैं तो ये 2 3 6, तो ये देखो इसका एडिशन हमारा 11 आ रहा है ना, +3 + 11, और इसका मल्टीप्लीकेशन भी हमारे पास 36 है। तो इसका मतलब हमारा ये वाला कॉम्बिनेशन आएगा λ1, λ2, λ3, और या फिर इंटरचेंज कर सकते हो। अब लार्जेस्ट आइगन वैल्यू बोलिए, तो लार्जेस्ट हमारे पास 6 ही है। ठीक है, तो ये इसका डी ऑप्शन करेक्ट हो गया। Now next one is a heavy symmetrical top is rotating about its own axis of symmetry z-axis if I1 and I2, I3 are the principal momentum of inertia along xyz। अब देखो इसमें क्या होता है, हमारे पास कुछ फिक्स है, लीनियर I1, I2, I3 तीनों इक्वल होते हैं। ठीक है, और सिमेट्रिक टॉप में हमारे पास I1 इक्वल्स टू I2 बट नॉट इक्वल्स टू I3। ठीक है, और फर्दर स्फेरिकल टॉप में हमारे पास I1 इक्वल्स टू I2। अच्छा, इसमें लीनियर में हमारा ये 0 होता है और इसमें ये हमारा तीनों आपस में इक्वल होते हैं। ठीक है, फिर फर्दर एसिमेट्रिक, देखो नाम से ही पता लग रहा है एसिमेट्रिक है। ठीक है, तो इसमें कहीं पे भी सिमेट्री नहीं आती है, नॉट इक्वल्स टू, नॉट इक्वल्स टू। ठीक है, तो हमें पूछा क्या है, ये वाला क्वेश्चन पूछा है। तो अब देखो I1 I2 I2 I3 बोला है, नहीं I1 I2 हमारे इक्वल होते हैं और ये, तो ये सी ऑप्शन करेक्ट। ठीक है, दैट इज सी ऑप्शन। नाउ नेक्स्ट वन इज 13th क्वेश्चन, इट सेज an electron with energy E is incident from left on potential barrier given by this as shown in figure। For E less than V0 the space part of wave function is of form। ठीक है, अब देखो हमारे पास स्क्रोडिंजर इक्वेशन क्या होती है, -h²/2m del स्क्वायर साई प्लस वी साई इक्वल्स टू ई साई। ठीक है, अब अगर हम डेल स्क्वायर साई लेते हैं तो ये पूरा क्या बनता है हमारे पास 2m/h² और e माइनस वी, है ना, ये बनता है। ठीक है, अब देखो हमें बोला है e आपका लेस है, मतलब कि आप क्या करो इसको माइनस, ये कैसे बनेगा आपका सिचुएशन, आप क्या करो अल्फा स्क्वायर एज्यूम कर लो 2m/h²। ठीक है, तो आपकी इक्वेशन क्या बनेगी, ये बनेगी इक्वेशन हमारे पास, इक्वेशन विल बी दैट इज डेल स्क्वायर साई माइनस अल्फा स्क्वायर साई इक्वल्स टू 0। तो आपकी सॉल्यूशन किस फॉर्म में आएगा, आपके पास सॉल्यूशन आएगा साई इज इक्वल्स टू ए, ये कितना आएगा प्लस माइनस अल्फा एक्स आएगा ना, तो ये कितना बना ए ई अल्फा एक्स प्लस बी ई माइनस अल्फा एक्स। ठीक है, अब देखो एक्सेप्टेबल वेव फंक्शन, ठीक है, एक्सेप्टेबल वेव फंक्शन की प्रॉपर्टीज क्या होती है, बाउंड्रीज पे क्या होता है हमारा, बाउंड्रीज मतलब बोल दो प्लस माइनस इन्फिनिटी, वहां पे हमारा साई अप्रोचेस टू 0 जाता है। ठीक है, तो अब देखो, और हमें पूछा कहाँ पे है, हमें पूछा है x ग्रेटर देन 0 पे पूछा है ना, तो x ग्रेटर देन 0 पे अगर हम एज्यूम करते हैं तो x ग्रेटर देन 0 पे, एक सेकेंड, यस, x ग्रेटर देन 0 पे, ठीक है, तो x ग्रेटर देन 0 पे क्या होगा, अब मतलब प्लस इन्फिनिटी की टुवर्ड्स जाता है, अगर प्लस इन्फिनिटी में जाता है तो ये वाला क्या होगा आपका इन्फाइनाइट बन जाएगा, बट हमारा ये 0 जाना चाहिए, तो इसका मतलब a मस्ट बी 0। ठीक है, a इक्वल्स टू 0 बना, तो आपका स्पेस पार्ट कितना बना, साई इज इक्वल्स टू b माइनस अल्फा एक्स। ठीक है, तो ये वाला कौन सा आता है हमारे पास, बी ऑप्शन। ठीक है, अब देखो वैसे क्या है, इसमें आयोटा कॉम्प्लेक्स वाला भी था, बट हमारा कॉम्प्लेक्स वाला है ही नहीं यहाँ पे, तो इसलिए हम जस्ट सिंपल ये वाला किया। ठीक है, अब देखो फर्दर क्वेश्चन क्या है हमारे पास, एल एक्स
Ly कॉम्पोनेंट्स है हमारे पास मोमेंटम ऑपरेटर्स के, इनको ऐसे दिया हुआ है, ठीक है। अब ये क्या होता है, हमारा साइक्लिक होता है। देखो अगर हम Lx और Lz लेते हैं तो ये क्या है, आफ्टरवर्ड्स है, तो ये हमारा आफ्टरवर्ड्स लगेगा, ठीक है। इसी ऑर्डर में रखते हैं ताकि आगे कंफ्यूजन ना हो। अब Lx को फर्स्ट एंड Ly एंड Lz, ठीक है। अब ये देखो xy हमारा प्लस z में जाता है, ठीक है, और yz हमारा प्लस x में जाता है, ठीक है, और zx हमारा प्लस y में जाता है। लेकिन अगर ये रिवर्स में हो तो नेगेटिव साइन आता है। अब ये xz है, zx माइनस, तो ये कितना बनेगा, माइनस आयोटा h कट l स्क्वायर y, ठीक है, प्लस lx आयोटा h कट lx। तो अब ये कितना बनेगा, देखो ly था, मतलब ये ly था और ये ly था, ठीक है। तो ये टोटल हमारा कॉमन लेके आयोटा h कट lx स्क्वायर माइनस ly स्क्वायर, ठीक है। फर्दर ये बना हमारे पास। अब ये देखो कौन सा ऑप्शन है, सी ऑप्शन करेक्ट है, ठीक है। देखो हो रही है ना अच्छे से रिवीजन साथ साथ। 15th क्वेश्चन है, द नॉर्मलाइज्ड ग्राउंड स्टेट वेव फंक्शन ऑफ अ हाइड्रोजन एटम इज गिवन बाय साई r इक्वल्स टू 1 2 बाय रूट 4 पाई a 3 बाय 2 e माइनस r बाय a, where a is the Bohr radius and r is the distance of electron from the nucleus, the expectation value. Now we have to find the expectation value, ठीक है। अब देखो नॉर्मली फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, ऑल स्पेस साई स्टार 1 बाय आर स्क्वायर साई डी टाउ, ठीक है। तो अब हम इसको पुटअप करते हैं, तो ये कितना आएगा, 0 से इन्फिनिटी 0 टू पाई 0 टू 2 पाई साई स्टार, और देखो इसमें हमारा कोई भी कॉम्प्लेक्स नहीं है तो ये एज इट इज स्क्वायर हो जाएगा, इसको बाहर ही लिख देते हैं हम, 4 डिवाइडेड बाय 4 पाई ए क्यूब, ठीक है, ए 4 से 4 कैंसिल। अब ये कितना आ जाएगा हमारे पास, e माइनस 2r बाई ए इंटू 1 बाय आर स्क्वायर 2r, ठीक है, क्योंकि सेम ऐड हो जाएगा। और ये कितना हो जाएगा, आर स्क्वायर साइन थीटा डी टाउ, हमारे पास होता है आर स्क्वायर साइन थीटा डी आर डी थीटा डी टाउ, ठीक है। आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल। अब हमें ये पता है 0 टू थीटा एंड 0 टू 2 पाई साइन थीटा डी फाई, ये कितनी वैल्यू आती है हमारे पास, 4 पाई, ठीक है। अब ये हम वैल्यू पुट करते हैं यहाँ पे, तो ये कितना आएगा, 4 पाई बाय पाई ए क्यूब 0 टू इन्फिनिटी ई माइनस 2r बाई ए डी आर, ठीक है। अब देखो हमारे पास एक जनरल फॉर्मूला होता है 0 टू इन्फिनिटी x रेज टू पावर n e माइनस अल्फा x डी एक्स, ठीक है। इसके लिए हमारे पास होता है n फैक्टोरियल अपॉन अल्फा n प्लस 1, ठीक है। अब देखो हमारा जो क्वेश्चन इसमें हम देखते हैं 0 टू इन्फिनिटी x रेज टू पावर 0 है e माइनस 2 बाई ए आर डी आर, ठीक है, डी आर नीचे, तो ये अल्फा कितना है हमारे पास 2 बाई ए, ठीक है, इसमें पुट करेंगे हम तो ये कितना आ जाएगा 0 फैक्टोरियल मतलब 1 डिवाइडेड बाय 2 बाई ए 0 प्लस 1 पावर 1, दैट इज कितना आएगा आपके पास ये a बाई 2, ठीक है। तो ये देखो पाई से पाई कैंसिल, ये कितना बनेगा 4 बाई ए क्यूब इंटू ए बाई 2, ठीक है। तो ये ए क्यूब इससे कैंसिल ए स्क्वायर और ये 2 से 2 कैंसिल, ये तो हमारा आंसर कितना आएगा, ये आएगा 2 बाई ए स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए कौन सा मैच होता है, डी ऑप्शन, तो ये हमारा डी ऑप्शन करेक्ट है, ओके। तो देखो अभी हमने 15 क्वेश्चन किए हैं, अब नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट 15 क्वेश्चन करेंगे, ऐसे ही हम ये पूरा पेपर आज कर लेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद हम नेक्स्ट कल हम करेंगे नेक्स्ट पूरा, तो बने रहिए, ठीक है, और कमेंट करिए, सब्सक्राइब करिए, और मुझे बाकी बताते रहो कमेंट करके कि कौन सा क्वेश्चंस आपको मतलब, और फर्दर अगर कुछ डिटेल्स चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हो मेरा, वे टू फिजिक्स, फर्दर डिस्कशंस के लिए, और जो उसमें हमारा सेम लोगो है, ये फिजिक्स वाला सेम लोगो आपको मिलेगा, ठीक है, टेलीग्राम चैनल पे। तो प्लीज ज्वाइन करिए और बने रहिए, ऐसे ऐसे हम सारे गेट के प्रीवियस ईयर सॉल्व कर लेंगे, ओके, थैंक यू।